देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शॉट। यस मैम। आज हम लोग जो है नया एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। एस 27, ठीक है। एस 27 पढ़ेंगे। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या सीखना पड़ेगा? अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। ये रहा, लिखाते हैं यहाँ पर मैप में। अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर या फिर फाइनेंशियल, वही लिख लो, ठीक है। इसमें स्लैश डाल के वही लिख लो जो एक्चुअल लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, ये हम लोग आज सीखेंगे। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, दिस इज applies only when consolidated financial statement are prepared by venturer। फर्स्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो पहला बात है कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर जो है कॉलेज में या फिर हो सकता है 11 में किसी किसी बोर्ड में होता है, अगर कभी किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी किया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एस तो नहीं किया हुआ होगा, हाँ, बट जॉइंट वेंचर अगर किया हुआ है तो जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग प्रोसेस पता होगा। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर का मतलब क्या? कोई बिजनेस, ठीक है। तो ज्वाइंटली अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसे ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर किसी काम में बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो सेम तरीके के काम करने के लोग, जैसे मान लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है, दोनों का ही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अब कंस्ट्रक्शन के काम में तो बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेके मतलब सब चीज बहुत ज्यादा होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीज ज्यादा लगते हैं। अब अगर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है, जैसे कि सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर ब्रिज बनाना है, यहाँ पर रास्ता बनाना है, ठीक है, तो देखने से पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है, अगर कभी देखते हैं ध्यान से, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कोई एक इंसान लेके उस उतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तब क्या होता है ना, लोग मिलजुल के काम करते हैं। मतलब अगर ये इनके साथ इनका जान पहचान है तो ये लोग बोलेंगे चलिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, दोनों मिल के करेंगे, अकेले से तो पॉसिबल नहीं, तो ये मिल के कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं, मिलने का मतलब ये नहीं हो गया कि ये लाइफ टाइम, मतलब ये जो है हमेशा के लिए मिलके काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर ब्रिज बनाने के लिए या फिर वो पर्टिकुलर रोड बनाने के लिए, ठीक है, जिसके लिए वो एक साथ आए हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रोड बनाने के लिए जो है वो एक साथ मिले, ठीक है। जैसे इससे भी सिंपल अगर हम एक एग्जांपल दें, ठीक है, मान लो कि कोलकाता में बुक फेयर होता है, ठीक है, बुक फेयर में मान लो तुम लोगों को बुक स्टॉल देना है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों के पास अकेले के पास बुक स्टॉल उतना बुक्स नहीं है, ठीक है, या फिर खरीद नहीं सकते हो स्टॉक करने के लिए, तो चार पांच फ्रेंड मिलके सोचे कि क्यों ना हम लोग सबको मिलके बुक स्टॉल देते हैं, फिर उससे जो भी प्रॉफिट होगा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक एग्रीड रेशियो बना लिया जाता है, जैसे पार्टनरशिप में होता है कि इक्वल रेशियो 1:1:1:1 ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही बुक फेयर खत्म हो जाएगा हमारा भी वेंचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम लोग जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। उसका कोई लॉन्ग टर्म एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। अब वो वेंचर खत्म होने में जितना टाइम लगेगा उतने दिन के लिए जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब दो इंडिविजुअल भी जुड़ सकते हैं,
2 से ज्यादा भी हो सकता है। कंपनियां भी आपस में जुड़ सकती है, ठीक है। ये 3-4 कंपनी मिलके ज्वाइंट वेंचर कर रही है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर का मेन मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है जुड़ के काम करना, और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है उसको बंद कर देना। मतलब ये देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप जैसा है, बट पार्टनरशिप से इसमें सिमिलरिटीज ये है कि पार्टनरशिप में भी मिलजुल के काम करते हैं, मोर देन मतलब 1 पर्सन होता है पार्टनरशिप में, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ज्वाइंट वेंचर में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन ज्वाइंट वेंचर अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता है। जैसे कि पार्टनरशिप का तो कोई टाइम लिमिट नहीं होता है ना। पार्टनरशिप क्या है, वो चलता जाएगा जब तक ना बिजनेस बंद हो जाए। बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस बंद हो गया, तो बात अलग है कि ठीक है भाई बिजनेस नहीं चला पा रहे, बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, वो अलग पॉइंट हो गया। अदरवाइज जो है कि ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग जुड़ते हैं, उसके बाद जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो वेंचर भी खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 27 है, ये क्या बनाता है, ज्वाइंट वेंचर के बारे में फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब जो भी ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे बनाएंगे, मतलब अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये सब कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो पहला पॉइंट बोला है, this age applies only when consolidated financial statements are prepared by venturer। बोल रहा है कि ये एज तब अप्लाई करना है जब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब होता है। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब मिला के, ठीक है। जैसे मैंने अभी ए और बी दोनों का नाम लिया था ना कि दोनों ही कंस्ट्रक्शन का काम करते, दोनों मिलके गवर्नमेंट का एक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिए हैं, और एक बड़ा सा रोड बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ने बोला है वो बना के देंगे, ठीक है। अब ये अपना जब भी फाइनेंशियल इस वेंचर के बदले ये जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में बनाएंगे। कंसोलिडेटेड फॉर्म का मतलब हो जाता है ए बी दोनों अपना शेयर कैपिटल मिला के दिखाएंगे, ए का इतना बी का इतना टोटल करके दिखा देंगे, ठीक है। ये होता है कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब मिला जुला के, ठीक है। तो जितने भी वेंचरर रहेंगे वो अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंबाइनली रेडी करेंगे, ठीक है। तब ये एस उस पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे ए, मान लेते हैं ए और बी जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोला जाता है को वेंचरर या फिर वेंचरर, ठीक है। इन इन लोगों को अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, को वेंचरर या फिर बोल सकते हैं वेंचरर। ए और बी को बोला जाता है। तो ए और बी जो है जुड़ गए हैं, और जब जुड़ के काम करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा, दोनों को वो कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करना पड़ेगा, साइन हो जाएगा, साइन बाय बोथ, ठीक है। दोनों साइन करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ठीक है। ये अपने अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ रहेगा, तो वो हमारे वैसे जरूरत का तो है नहीं, फिर भी एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ रहेगा कि दोनों कौन सा काम करना चाहते हैं, दोनों कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, ये सारे चीजों का डिटेल्स रहेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, ये सब चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बना लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बनने के बाद ये दोनों मिलके उस एग्रीमेंट में लिखे हुए एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू अंडरटेक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इन्होंने इन्होंने जो है वेंचर क्यों बनाया, ताकि वो क्या कर सके, टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और ये जॉइंट कंट्रोल, ठीक है। ये तीन जो है हम लोग बोल सकते हैं कीवर्ड्स है, ठीक है, मेन पॉइंट है
ये सेकंड पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। तो क्या बोला है कि ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे, तो ये दोनों को बोला जाएगा को वेंचर, ठीक है। अब जब दोनों मिलेंगे तो एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ठीक है। अब दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो दो चाहिए, ठीक है। और दोनों मिलके क्या करेंगे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक्टिविटी विथ प्रॉफिट मेकिंग मोटिव, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हम लोग किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रास्ता बनाने के लिए, और रास्ता बना के जब रेडी हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट को बेच देंगे, रास्ता प्रोडक्ट है। मतलब बेचेंगे बोलकर उठा के थोड़ी ना बेच देंगे, ठीक है। लेकिन सेल तो करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बना के जब बेचा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग तो अपनी जगह पे ही है लेकिन बना के बेचते हैं ना जो प्रोमोटर होते हैं, तो वैसे ही। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंस्ट्रक्शन का काम का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो कंस्ट्रक्शन का काम में अगर रास्ता बनाने का काम था, रास्ता जैसे ही बन के रेडी हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, रास्ता बेच देंगे। बेचने से उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, काम किया, तो अब सेल किया तो उसपे प्रॉफिट होगा। तो बोल रहा है कि हम लोग जॉइंट वेंचर तभी मानेंगे जब उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट करने के लिए अगर हम लोग कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो बात अलग है, वो तो हो ही सकता है। मतलब बेसिकली क्या है कि हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में आएंगे, और वो एक्टिविटी इकोनॉमिक होना चाहिए। मतलब उसमें मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उससे हमारा इनकम आना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉफिट नॉर्मली तो लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं, अब लॉस हुआ तो वो भी लेना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ए के पास ही सारा कंट्रोल है, बी के पास नहीं है, दोनों के पास जो है कंट्रोल होना चाहिए। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग नीलम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो यहाँ पर एक्टिविटी, ये ज्वाइंट कंट्रोल जो है, ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं कैन इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग एंड डिसीशन ऑपरेटिंग एंड डिसीशन एंड शेयर रिजल्ट। मतलब ये तीन पॉइंट में ये पॉइंट समझाया गया है, तीन पॉइंट दिया गया है क्या, कि ऑपरेटिंग मतलब इन्फ्लुएंस, जॉइंट कंट्रोल मतलब सब नॉर्मल बात ये हो गया कि ए और बी दोनों का उस एक्टिविटी में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा कंट्रोल ए के पास है या फिर सारा कंट्रोल बी के पास है, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं, पहला बात है कि ज्वाइंट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, बोल रहा है कि कैन इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग एंड डिसीजन एंड शेयर रिजल्ट। तो दोनों का ही जो है इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ऑपरेटिंग एंड डिसीजन मतलब काम में, एक्टिविटी में भी होना चाहिए, डिसीजन लेने में भी होना चाहिए, दोनों का इन्फ्लुएंस। और रिजल्ट शेयरिंग में भी होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि ज्वाइंट कंट्रोल है, तो ज्वाइंट वेंचर होने के लिए मेनली ये तीन चीज होना चाहिए, ठीक है। पहला तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा कि क्यों हम लोग ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं, तो और क्या क्या कंडीशन लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये काम हम लोग करने वाले हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी वो सारे डिटेल्स लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद हमारा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियसली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दोनों मिलके जो है ज्वाइंट वेंचर कैसे करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है, हम दोनों मिलके बस एक बिजनेस का नाम लगा के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ तो करना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर होना चाहिए और ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक एक पॉइंट नोट बोल के लिख देंगे, ये हमें एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। जो करेक्ट वाला पूछता है ना कि करेक्ट है कि रॉन्ग है, छोटा मोटा एनालिसिस में, तो इसमें लिखेंगे इन्वेस्टर डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर जॉइंट वेंचर।
that is it is different from venturer. बता दे क्या लिखा। बोल रहे कि इन्वेस्टर डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर जॉइंट वेंचर, मतलब अगर जॉइंट वेंचर में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने पैसा लगाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेंचरर बन गया। मतलब इन्वेस्टर और जॉइंट को वेंचरर बात अलग होता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक काम को उन्होंने चुना है, उसके लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, ठीक है। अब कोई सी आ गया, उन्होंने इनके बिजनेस में कुछ पैसा लगा दिया, ठीक है, या फिर 10% शेयर होल्ड कर रहा है, मतलब पैसा लगाया होगा तभी होल्ड कर रहा है, 10% शेयर होल्ड कर रहा है इनके बिजनेस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी भी को वेंचरर हो गया, ठीक है। सी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर। ऐसा नहीं है कि ये 10% शेयर होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास डिसीजन लेने का पावर आ गया है, ठीक है, या फिर कंट्रोलिंग का पावर आ गया है बिजनेस को। ये शेयर होल्ड करेंगे तो इनको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये को वेंचर कैसे, ये वेंचर कैसे चलेगा, उसमें क्या डिसीजन होगा नहीं होगा, वो ये डिसाइड करने लगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोला इन्वेस्टर डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर जॉइंट वेंचर। मतलब ए बी का जैसे जॉइंटली कंट्रोल है अपने वेंचर पे, वैसे सी का यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल सकते ए बी सी तीनों को वेंचरर है, ए बी को वेंचरर या वेंचरर है, सी जो है वो इन्वेस्टर है, उन्होंने पैसा लगाया, दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेंचरर। इसको हम लोग बोलेंगे कि वेंचर से डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग के मैट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बता देते हैं यहाँ पर। ये एग्जाम्पल 1 यहाँ पर बोला है IDBI gave loan to the joint venture entity of L&T and Tatiya Construction, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर एंटिटी किन्होंने बनाया है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ज्वाइंट वेंचर बनाया है। मतलब बेसिकली ये दोनों मिलके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं जिनमें इनका ज्वाइंट कंट्रोल है, तभी बोला जा रहा है कि इनका क्या है, ज्वाइंट वेंचर एंटिटी है। अब इस ज्वाइंट वेंचर एंटिटी को IDBI बैंक ने लोन दिया है, ठीक है। They signed an agreement according to which IDBI will be informed for all important decision of the joint venture entity, ठीक है। अब इन्होंने लोन लेते वक्त एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसने किया है, IDBI बैंक के साथ इन्होंने, मतलब ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो मिलके ज्वाइंट वेंचर करे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये लोग जब जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे ज्वाइंट वेंचर एंटिटी के लिए, तब तक वो IDBI को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ये करना जरूरी होता है, इसका रीजन ये होता है कि जब हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, किसी बिजनेस को दिखा के, तो हमें बिजनेस का इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह बताना पड़ता है। दिस एग्रीमेंट इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द IDBI, क्योंकि IDBI का ये राइट है, मैंने बोला ना लोन लेने का राइट होता है। जैसे देखो एक सिंपल बात बोलते हैं, अगर कुछ मॉर्गेज रख के लोन लिया जाता है, जैसे कि मेरा एक वैकेंट लैंड है, मैंने वो दिखा के बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब हम बैंक के परमिशन के बिना उस लैंड को कभी बेच नहीं सकते। पहला बात है, बैंक मुझे परमिशन देगा ही नहीं मॉर्गेज वाले प्रॉपर्टी को बेचने का, ठीक है। लेकिन अगर हम बैंक का पूरा लोन जो है पे ऑफ कर देते हैं, फिर मेरा लैंड मेरा हो गया। अब हम उसे बेचे रखे, उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक हम बैंक के एग्रीमेंट के अंदर है, तब तक मैंने जो भी मॉर्गेज दिखाया वो अगर हम बेच देते हैं, बाई चांस अगर बेच देते हैं, तो मेरे ऊपर बैंक जो है केस कर देगा, ठीक है, केस शुरू हो जाएगा। वैसा नहीं होता है, मॉर्गेज चीजों को कभी नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। वैसे भी लोन लेने से, अगर बिजनेस के रेस्पेक्ट में लोन लिया जाता है, तो बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को हमें बताना पड़ेगा बैंक को। तो बोल रहे दिस एग्रीमेंट इज टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द IDBI, इस वजह से ये एग्रीमेंट बना है। हेंस, तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि IDBI बैंक, क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि जो IDBI बैंक है वो भी को वेंचरर हो गया? बताओ, हम नेक्स्ट टाइम तो बाद में पढ़ेंगे, हम तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इसका मतलब IDBI बैंक को वेंचरर हो जाएगा? मतलब ये दोनों तो को वेंचरर है, वो भी क्या को वेंचरर हो जाएगा? को वेंचरर होने का 3 कंडीशन होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसपे सभी का जो भी को वेंचरर है उनका ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए। तो बोलो, क्या IDBI को वेंचरर होगा कि नहीं होगा? ये मत देखो, ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है, इसको ना देख के मुझे बताओ। नो मैम। नहीं होगा, ठीक है,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आईडीबीआई क्या कोई राइट्स है कि कैसे बिजनेस चलेगा, कोई डिसीजन लेने का या बिजनेस को कंट्रोल करने का, ऐसा कोई राइट्स नहीं जनरेट है आईडीबीआई के पास, ठीक है? तो वो बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो इनके साथ बिजनेस करता भी नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? Hence, just signing the contractual agreement, कोई contractual agreement का क्वेश्चन में बात कर दिया, इसका मतलब ये मत समझ लेना चाहिए हमें कि ये मत समझो तुम लोग कि इसका मतलब वो भी उसके साथ वेंचर में जुड़ गया। किस बात का एग्रीमेंट है वो भी तो देखना पड़ेगा, तो वही बोल रहा है Hence, just signing the contractual agreement will not make investor a venturer। एक्चुअली ये इन्वेस्टर जैसा काम कर रहा है, ठीक है? इसने लोन दिया है इनके बिजनेस में, तो बेसिकली इसको इन्वेस्टर के जैसे मान सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये इसका को-वेंचरर हो जाएगा, क्योंकि को-वेंचरर होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बन रहा है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किस चीज का? जो काम कर रहे हैं, जो वेंचर में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल। ये तो लोन वाला कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था। उसके बाद वो सारे वेंचरर मिलके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, तो आईडीबीआई बैंक थोड़ी ना इनके साथ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा बिजनेस रिलेटेड, और ना तो इनके बिजनेस को अपना कोई डिसीजंस लेके या फिर प्रॉफिट शेयरिंग लेके या लॉस शेयरिंग लेके या ऑपरेट करके किसी भी तरीके से कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टर हो गया। तो इन्वेस्टर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी बिजनेस को कंट्रोल करेगा या जॉइंट वेंचर को कंट्रोल करेगा, तो दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेंचरर। तो वेंचरर और जो इन्वेस्टर है ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है? वेंचरर और इन्वेस्टर एक चीज नहीं होता। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जो इंपॉर्टेंट है, हमें ये थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछ सकता है 5 मार्क्स का, वैसे ये टॉपिक भी 5 मार्क्स का ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें पूछ सकता है कि राइट द फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो अभी जो लिखवाएंगे वो तुम लोग को याद कर लेना, ठीक है? फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर ये हमें डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ सकता है थियोरेटिकल, ठीक है? फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है? तो फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर जो है यहाँ पर क्या क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, ठीक है? तो यहाँ पर 3 फॉर्म होगा, हम इधर लिख रहे हैं ऐसे, इधर पहले लिख, ठीक है? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, इसको नाम दिया गया है JCO, ठीक है? क्या ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो? हाँ, यूज कर सकते हैं हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ये एस नहीं दिया है, तो फिर ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली हम बोलते हैं ना ये मत यूज करो, तो वही हम बोल रहे हैं कि ये जो है एस ने खुद दिया है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, इसका नाम दिया गया है JCA, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, JCA। अच्छा, उसके बाद है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, ब्रैकेट में JC और, ठीक है? अब ये तीनों के बारे में हम लोग लिखेंगे, और ये जैसे कि मैंने बोला ये थियोरेटिकली पूछेगा तो याद भी रखना है, ठीक है? तो पहला पॉइंट, पहले हम इन दोनों को डिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब ये दोनों, फिर उसके बाद ये बताएंगे, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट 1, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा छोटा छोटा करके लिखोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे वेंचरर्स यूज देयर ओन एसेट, वेंचरर यूज देयर ओन एसेट, और इसमें लिखना है, फिर हम समझाएंगे, ठीक है? इसमें लिखना है वेंचरर जॉइंटली ओन, वेंचरर jointly own to be, jointly own asset to be used, jointly own asset, पहले asset लिखना पड़ेगा, to be used। तो पहले ये पॉइंट समझाते हैं। तो यहाँ पर एसेट को लेके एक डिफरेंस बताया गया, ठीक है? अगर हम लोग जॉइंटली कोई ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसे जेसीओ बोलते हैं। अगर हम लोग ज्वाइंटली कोई एसेट को कंट्रोल करते हैं तो उसे जेसीए बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें बोल रहा है कि हम लोग कोई जॉइंटली ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब किसी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी एसेट को नहीं, ठीक है, वो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, जो भी वेंचरर होते हैं वो बिजनेस में अपना अपना एसेट लेके आते हैं। जैसे कि अगर ए और बी जेसीओ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस मतलब जो भी बिजनेस वो लोग जो भी वेंचर में एंटर कर रहे हैं, उस वेंचर में जो भी एसेट का जरूरत होगा सभी अपना अपना एसेट लेके आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो जो है लैपटॉप चाहिए, तो ठीक है, एक अकाउंट संभालने के लिए एक लैपटॉप का जरूरत है, एंट्री वगैरह करने के लिए, तो दोनों ही अपने अपने लैपटॉप लेके आएंगे। लेकिन अगर वो ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं एसेट, ठीक है, मतलब वो बताएंगे सेकंड पॉइंट में आएगा ज्वाइंटली कंट्रोल एसेट। तो अगर वो एसेट को कंट्रोल करें, किसी एक्टिविटी को नहीं, देखो एक्टिविटी को कंट्रोल करना एक छोटा सा बात होता है, एसेट को कंट्रोल करना एक बड़ा सा बात होता है। तो अगर एसेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस केस में वो लोग एक एसेट को ज्वाइंटली खरीदेंगे फिर उसको यूज करेंगे। जैसे कि एक लैपटॉप दोनों मिलकर खरीद लेंगे फिर उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो वो होता है वेंचरर ज्वाइंटली ओन एसेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली कैरी ऑन operations to earn income। इधर लिखना है सेकेंड पॉइंट में एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट and construct and maintain an asset to generate revenue। ठीक है, समझाते हैं ये वाला पॉइंट क्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीमेंट होता है, ठीक है, टू जॉइंटली कैरी ऑन ऑपरेशंस टू अर्न इनकम। तो यहाँ पर हम लोग क्यों एक साथ होते हैं, क्यों एग्रीमेंट करते हैं, ताकि हम लोग ऑपरेशंस कुछ एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सके। वो तो लिखा हुआ है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। तो इसके लिए एग्रीमेंट होता है और उससे हम लोग प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। मतलब कोई एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो उस एक्टिविटी से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, प्रॉफिट हो लॉस हो, नॉर्मली प्रॉफिट ही दिया हुआ है, तो प्रॉफिट जो अर्न होगा या इनकम जो अर्न होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है एग्रीमेंट होता है टू जॉइंटली कैरी ऑन ऑपरेशंस, ताकि हम लोग एक साथ एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम लोग एक साथ ये काम करेंगे और इनकम अर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट किस चीज का बनता है, एग्रीमेंट होता है टू जॉइंटली, यहाँ पर क्या था, कैरी ऑन ऑपरेशन, यहाँ पर था कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एन एसेट। तो यहाँ पर देखो नाम ही वही है, कंट्रोल्ड एसेट। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं ना, हम लोग किसी एक्टिविटी को ऑपरेट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बड़े एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम, हम लोगों ने डैम बनाया, ब्रिज बनाया, रोड बनाया, ठीक है, तो वो क्या है, एसेट है, ठीक है। तो जब हम लोग बड़े बड़े चीजों को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब रास्ता, ब्रिज, जो है पुल वगैरह, ये सब तो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया ना। तो यहाँ पर तब होता है जेसीए वाला जो सिस्टम है वो तब फॉलो होता है जब हम लोग ज्वाइंटली मिलके क्या करते हैं, एक एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं और फिर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े से ज्वाइंट वेंचर के लिए होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बड़ा ज्वाइंट वेंचर, बड़ा ज्वाइंट वेंचर यानी बड़े किसी काम के लिए हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर किया है, ठीक है, तब ये होता है। और ये होता है छोटा एक्टिविटी, मतलब इससे कम, ठीक है। जैसे ये रास्ता वास्ता बनाने का काम जो है काफी टाइम टेकिंग होता है, 3 साल 4 साल, ठीक है, ऐसा लग जाता है। ब्रिज जो है, पुल वगैरह ये सब, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्यों जुड़ते हैं एक साथ, ताकि हम लोग कोई एसेट को कंस्ट्रक्ट करें। बट यहाँ पर क्यों जुड़ते हैं हम लोग, ताकि हम लोग जो है कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करें। अब एक्टिविटी को परफॉर्म करना है इसीलिए सब कोई अपना अपना एसेट लेके आता है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंटली एक एसेट को ही कंस्ट्रक्ट करना है और उसे मेंटेन करना है ताकि हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर
कर सके, तो इस काम को पूरा करने के लिए एक एसिड ही ये लोग ज्वाइंटली ले लेते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एसिड है काम करने के लिए जो एसिड का जरूरत है, और ये एसिड है जो एसिड ये लोग कंस्ट्रक्ट करके रेडी करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर, ऑल एक्सपेंसेस and revenue, all expenses and revenue are shared in agreed ratio. रेशियो, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, जितने भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू होंगे इस ऑपरेशंस को करते वक्त, तो वो सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो भी एग्रीड रेशियो हम लोगों ने माना है उसमें जो है शेयर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग पॉइंट आएगा, यहाँ पर लिखेंगे ओनली एक्सपेंसेस ऑन joint asset are shared in agreed ratio, are shared in agreed ratio. बोल रहा है कि ओनली एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट एसेट आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो। यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ जॉइंट एसेट को बनाते वक्त जो एक्सपेंसेस हुआ है वो एग्रीड रेशियो में शेयर होगा, और यहाँ पर एक्सपेंसेस रेवेन्यू सारी चीज जो है शेयर होंगे एग्रीड रेशियो में। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो कि दोनों में अलग नहीं है, कॉमन है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो हम कॉमन पॉइंट लिख देते हैं, नो सेपरेट एंटिटी फॉर जॉइंट वेंचर। नो सेपरेट एंटिटी फॉर जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों में। तो ये कॉमन पॉइंट में क्या बोला है, बोल रहा है कि जब हम लोग जेसीओ या जेसीए इस फॉर्म में जॉइंट वेंचर रेडी करते हैं, इस फॉर्म में जॉइंट वेंचर को परफॉर्म करते हैं, तो हमें कोई सेपरेट एंटिटी बनाने का जरूरत नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, तो अब ऐसे मान सकते हैं कि एक ए कंपनी था एक बी कंपनी था, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं मान के, तो ये मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों मिलके जॉइंट वेंचर के पर्पस में एक सी कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग जो जॉइंट वेंचर को परफॉर्म करेंगे वो सी कंपनी के थ्रू से परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर के लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाना, जो कि हमारे इन दोनों फॉर्म में नहीं होता है। दोनों फॉर्म क्या है, जेसीओ और जेसीए, इन दोनों फॉर्म में ये चीज नहीं होता है। ठीक है, कि कोई सेपरेट एंटिटी बनाने का जरूरत नहीं होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर जेसीई, जेसीई का लिखते हैं। यहाँ पर जेसीई में क्या होगा, यहाँ पर सेपरेट एंटिटी बनता है, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड, न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड, ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अब एक नया एंटिटी बनाएगा। ठीक है, ये लोग एक नया एंटिटी बनाएगा, और नया एंटिटी का खुद का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी, अगर नया एंटिटी बनेगा तो उसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगा उसी एंटिटी के नाम पे होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी ये लोग बनाएंगे। ठीक है, मतलब उस एंटिटी के नाम का, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया ना सी वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशंस मेथड इज यूज। यहाँ पर क्या मेथड यूज होता है अकाउंटिंग करने का, प्रोपोर्शनेट
consolidation method is used, ठीक है। उसमें ये मेथड हमें यूज करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। जब अगर हम लोग जेसीई फॉलो करेंगे तो हमें प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। वो मेथड क्या होता है वो तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर एक हाइफन डाल के लिखो, वेंचरर्स शेयर ऑफ एसेट, वेंचरर्स शेयर ऑफ एसेट लाइबिलिटी revenue and expense is reported as separate line item in venturers statement। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि वेंचरर्स जो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड है उसमें क्या करना पड़ेगा, वेंचरर्स शेयर ऑफ एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज रिपोर्टेड एज सेपरेट लाइन आइटम। हमें क्या करना पड़ेगा, वेंचर का जो भी प्रोपोर्शनेट करने बोल रहा है ना, मतलब रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर एक वेंचर का एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंस सभी को हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट लाइन आइटम का मतलब अलग से दिखाना पड़ेगा इन वेंचरर्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबका अलग अलग हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर ये हमें डायरेक्टली 4 मार्क्स 5 मार्क्स का पूछ लेता है, तब हमें ये तीनों चीज जो है ऐसे लिख के बताना पड़ेगा। तो ये तुम लोग को याद कर लेना है, मैंने समझा दिया कंसेप्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे लिख के आना है। ठीक है, अगर इसमें से ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पूछ लिया तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल अगर कुछ पूछेगा तो ये पूछेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे एक एक मेथड का। अगर जेसीओ है उसमें कैसे अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 देके जेसीओ। जेसीओ तो जेसीओ में क्या सिस्टम फॉलो होगा, तो हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, पीएल बैलेंस शीट ये सब होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका कॉन्सोलिडेटेड पीएल कैसे बनता है। कॉन्सोलिडेटेड पीएल इस मेथड में कैसे बनेगा, तो जैसे टी शर्ट में पीएल होता है वैसा ही होगा। ठीक है, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट को ऊपर। ठीक है, तो ये जो पीएल है इसमें ये पीएल का मतलब है ट्रेडिंग पीएल सब मिक्स्ड अप है। ठीक है, तो अब पीएल में क्या लिखेंगे, तो जॉइंट वेंचर में ये जो जेसीओ है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, सेल तो इधर बाई सेल आएगा जैसे ट्रेडिंग में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेंचरर जो है वो अपना अपना एसेट यूज करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट या इनकम होगा उसे शेयर कर लेंगे, और सारे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वो अपने प्रॉफिट में अपने एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब बाई सेल कैसे दिखाना पड़ेगा, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज क्या होगा, अलग अलग होगा ना, मतलब एक ही काम कर रहे हैं लेकिन अपना अपना डिटेल्स जो है कैसे रखेंगे, तो अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो जब कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनेगा तो ए क्या बोलेगा कि देखो मैंने इतना सेल किया, हम ए बी का एग्जाम्पल ले रहे, बी बोलेगा मैंने इतना सेल किया। ठीक है, तो दोनों का सेल मिला के जहां दिखाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल। ठीक है, तो ये ए और बी, ठीक है, ये लिख दिया। अब ए अपना सेल दिखाएगा इतना है, बी बोल देगा मेरा इतना है, और सब मिला के जब एक जगह पे दिखाएंगे तो बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल हो गया। अब ऐसा भी होता है जॉइंट वेंचर में कि
ये लोग एसेट को टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब क्या होता है, एसेट या गुड्स जो भी है, जैसे कोई भी चीज का, जैसे मान लो तुम लोग बुक स्टॉल का मैंने जो एग्जांपल दिया था, कुछ बुक्स बिके नहीं, अब तुम लोग सोच रहे हो क्यों ना मिल बांट के बुक्स जो है वो लेके चले जाए अपने अपने घर, ठीक है। तो वो उससे भी क्या होगा, स्टॉक डाउन होगा, ठीक है। तो जो स्टॉक में गुड्स बच गया, उसे चाहे तो कोवेंचर टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। तो टेक ओवर करेगा तो क्या होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे सिंपल सा बात है, तुम लोगों का मान लो बुक बेच के तीन तीन फ्रेंड ने बुक स्टॉल दिया था, ठीक है, सभी का प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 5,000 5,000 5,000, लेकिन अब कुछ जो है 6,000 रुपए के बुक्स बच गए, ठीक है। तो ए बोल रहा है कि हम इसमें से ना 3,000 का बुक्स ले लेंगे, ठीक है। तो ए को प्रॉफिट में कितना दिया जाएगा, 2,000 दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्ट कर लिया जाएगा कि आपको तो 3,000 का बुक्स आपने लिया है स्टॉक, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक था उसी के बेसिस पे तो प्रॉफिट हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पर जब गुड्स टेक ओवर होगा तो वो फिर बाई साइड में लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब वो भी सेल की तरह काउंट होगा। तभी तो उसको प्रॉफिट कम दे रहा है कि हम लोग सेल आउटर को करेंगे तो सेल लिखेंगे, और अगर को वेंचरर ही लेके चला जाएगा तो उस सेल को ऐसे लिखेंगे, बाय गुड्स टेकन ओवर, ये भी सेल माना जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि हम लोग आउटर को ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहे हैं, इनको कम, लेकिन है तो दोनों ही केस में सेल, ठीक है। तो ये हो जाए, ये बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इधर क्या लिखना चाहिए, पीएल का एक्सपेंसेस। तो दोनों ने बिजनेस में जो भी एक्सपेंस किया है, ए और बी ने, यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर लिख देते हैं बी। दोनों ने जो भी एक्सपेंसेस किया है, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस का एक्सपेंस, ये हो गया बिजनेस का सेल, ये आउटसाइडर को, ये इनसाइडर को, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉफिट का, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। हम प्रॉफिट बोल के दिखा रहे, बाकी लॉस आया तो लॉस दिखा रहे। व्हाट्सएप, हाँ। तो ये बन जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट। इस तरीके से ये परफॉर्म होगा जेसीओ के केस में। कंसोलिडेटेड पीएल जो है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा 3 पॉइंट। ये थियोरेटिकली हमें पूछेगा, यहाँ तो बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने समझा दिया। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं कि कैसे करके हुआ। यहाँ पर वो कंसोलिडेटेड पीएल यही बनाने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है, इसमें और एक चीज भी होगा, वो बना लेते हैं, उसके बाद ही ये इलास्ट्रेशन 1 करवाएंगे, ठीक है। ये बनेगा, इसके बाद ये तो ज्वाइंटली पीएल बन गया, ठीक है। अब रफली ए और बी अपना अपना डिटेल्स रखेगा, ठीक है, अपना अपना डिटेल्स रखेगा। क्या रखेगा, ए ये डिटेल्स रखेगा कि मैंने कितना बेचा, मैंने खुद कितना टेक ओवर किया, और मैंने कितना एक्सपेंसेस किया पर्सनली, ठीक है। तो और भी दो चीज बनेगा, ठीक है। कोवेंचरर अपने अपने बुक्स बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। क्या अकाउंट बनेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये ज्वाइंटली जो दिखाया गया है वो सेपरेटली दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए बोलेगा मैंने इतना सेल किया, ए अपना डिटेल्स रख रहा है, मतलब अपने कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है, कि मैंने कितना पैसा लगाया, मैंने कितना सेल किया, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर सेल ये ए लिख दिया, वैसे ये ए का ही होगा। फिर बाई गुड्स टेकन ओवर, उसने जो गुड्स टेकन ओवर किया है, और इधर हो जाएगा टू एक्सपेंस, ए ने जो एक्सपेंस किया है, और टू
प्रॉफिट, ए ने जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अभी ये क्लोज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी हम बताते हैं, ठीक है। और बी के केस में लिखेंगे, बी का भी वही, बी अपना एक्सपेंस खुद रिकॉर्ड करेगा कि मैंने ये एक्सपेंस किया है इस जॉइंट वेंचर के लिए, ठीक है। मैंने कितना आउटसाइडर्स को सेल किया, मतलब सेल बाय बी, और मैंने खुद कितना टेक ओवर किया बाय गुड्स टेकन ओवर, और टू प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से टैली नहीं होता, ये सारे चीज लिखने के बाद ये जो दो लेजर है ये टैली नहीं होगा, चांसेस है, हाई चांसेस की टैली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ए ने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस किया है, बहुत ज्यादा सेल किया है, मतलब ए ने सारा चीज ज्यादा किया है, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट शेयर होता है, मान लेते हैं कि दोनों का बराबर का प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों का बराबर का प्रॉफिट शेयरिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि बाद में ए को अमाउंट जो है बी को रिम्बर्स करना पड़े, ठीक है, कि बी जो है कुछ अमाउंट ए को रिम्बर्स करेगा मैच करने के लिए, ठीक है, और ए, ताकि ये जो है लेजर मैच हो जाए और ए को जो है वो पैसा रिसीव होगा, ठीक है। अब वो चीज हम ऐसे बोल के नहीं समझा सकते, एक क्वेश्चन आएगा तो समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि इधर आ सकता है बाई बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम बी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इधर ही आएगा, इधर भी आ सकता है, अगर इधर आया तो टू बैंक पेमेंट टू बी, ठीक है। अब कोई भी एक ही कंडीशन हो सकता है, या तो ए के लिए रिसीवेबल सिचुएशन क्रिएट होगा या तो पेएबल सिचुएशन क्रिएट होगा। वो क्यों होता है वो एग्जांपल आएगा तो हम समझा देते हैं, ये जो लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है। अब रिवर्स क्या होगा, अगर ए को बी से पैसा मिलेगा तो बी को ए को देना पड़ेगा, ये कंडीशन जनरेट होगा। तो टू बैंक पेड, टू बैंक पेड टू ए, और यहां पर लिखेंगे बाय बैंक रिसीव्ड फ्रॉम ए, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आइदर ये सिचुएशन होगा, आइदर ये सिचुएशन होगा या फिर ये सिचुएशन, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे तो ये लगेगा पूरा काट दिया मैंने, ये हटा देते, ठीक है। तो या तो ये सिचुएशन होगा, देखो मतलब ए को रिसीव होगा तो बी पे करेगा, बी को रिसीव होगा तो ए पे करेगा, दोनों में से कुछ एक सिचुएशन होता है नॉर्मली, ऐसा बहुत कम होता है कि मैच हो गया, होता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे सिचुएशन होगा। अब ऐसा क्यों होगा वो एग्जांपल से हम लोग देख लेंगे कि ये पेमेंट का बात या फिर रिसिप्ट का बात क्यों आ रहा है, और इक्वल अमाउंट होगा, ठीक है। मतलब जितना ए को रिसीवेबल होगा उतना ही बी को पेएबल होगा, जितना बी को पेएबल होगा उतना ही बी को रिसीवेबल होगा, उतना ही ए को पेएबल होगा, ठीक है। अब ये जो है एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एक, ये तो हो गया जेसीओ का कंसेप्ट। अब हम लोग जेसीए का लिखेंगे। जेसीए में क्या होता है, जेसीए, हियर we have to prepare consolidated PL एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब जब हमारे पास सारा डिटेल्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो हम लोग उसे कंप्लीट नहीं बना सकते ना, तब हम लोग उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट भी एक्सट्रैक्ट सेपरेटली इन द इंडिविजुअल बुक्स ऑफ वेंचरर्स। यहाँ पर लिखा है हियर वी हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पीएल एंड बैलेंस शीट सेपरेटली इन द इंडिविजुअल बुक्स ऑफ वेंचरर। वेंचरर के बुक्स में हम लोग अलग से, मतलब
ए और बी दो वेंचरर है, ए अपने बुक्स में कंसोलिडेटेड पीएल बैलेंस शीट बनाएगा, बी अपने बुक्स में कंसोलिडेटेड पीएल बैलेंस शीट बनाएगा। वो कैसे होगा हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक है। रेफर क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन से सीख लेंगे इस चीज में, ठीक है। ये हो गया जेसीए। फिर भी अगर हम लोग इसका फॉर्मेट देखना चाहे तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा दिखा ही देते हैं कैसे बन सकता है। ऐसे बन सकते हैं, consolidated बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल ए प्लस बी का, एक ही लाइन दिखा रहे सिर्फ शेयर कैपिटल का, वैसे और भी आइटम हो सकता है। एसेट्स ए प्लस बी, ठीक है। अब क्योंकि हर एक चीज का जो है नोट्स बनता है तो इसका भी नोट्स बनेगा, मतलब यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा ना, नोट नंबर। तो नोट्स जैसे शेयर कैपिटल का बना तो उसमें कैसे दिखाएंगे, शेयर कैपिटल ए का कितना था, बी का कितना था, अगर सी भी है तो सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ए बी लिख देते हैं। एसेट्स और यहाँ पर ये तो हो गया कॉन्सोलिडेटेड, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड मैंने बैलेंस शीट दिखा दिया। और सेपरेटली भी बनाएगा कोवेंचरर, तो कोवेंचरर कौन है, यहाँ पर ए है बी है इन द बुक्स ऑफ ए। ए अपनी बुक में ये बैलेंस शीट को कैसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, शेयर कैपिटल एसेट्स और अगर पीएल बनाएगा तो उसमें ऐसे हो जाएगा। पर्टिकुलर्स नोट्स वगैरह, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते सेल को, अदर इनकम ये आ जाएगा, फिर टोटल इनकम ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में जो भी होता है, ठीक है, जैसे कि सीपीसीएफडीओ जो हम लोग 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब सीपीसीएफडीओ ये तो हम अपना शॉर्ट फॉर्म जो है रेडी किए, मुझे याद रहता है इससे अच्छा। वही चेंज, सी का मतलब कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, इस तरीके का। तो हम यहाँ पर फिलहाल एक्सपेंस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंस लिख के इस चीज को एक बार कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पर प्रॉफिट, ये एक्सपेंसेस हो जाएगा, उसके बाद वहां से जो है प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, इस तरीके से होगा। तो ये जस्ट हम एक फॉर्मेट बताने का कोशिश कर रहे थे, बाकी क्वेश्चन में आएगा तो समझ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जेसीए ये पढ़ लिया। फिर हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट में लिखेंगे जेसीई, ठीक है। तो तीनों का अकाउंटिंग हम लोग देख रहे हैं, जेसीओ देख लिया, जेसीए देख लिया, अब जेसीई। जेसीई में क्या होगा, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। हम लोग प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इसमें फॉलो करेंगे इसका अकाउंटिंग करने के लिए। अब ये मेथड क्या था, ये देखो यहाँ पर लिखवाया था ना प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, तो ये मेथड फॉलो करके हमें इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। बाकी हम लोग सीखेंगे कैसे, लिख लो रेफर क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है जब आएगा तो क्वेश्चन देके हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग
खत्म, बस ये एस इतना सा ही है। अब इस पे 3 या 4 क्वेश्चन है, देखते हैं जितना अभी बन पाता है। तो पहला ये वाला इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू परचेज ए लैंड, कंस्ट्रक्ट एंड सेल फ्लैट्स, ठीक है। तो ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने, ये 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है। ये 3 लोग मिलके जॉइंट वेंचर में एंटर्ड हुए हैं और इन्होंने क्या परचेस किया, एक लैंड परचेस किया है और उसमें जो है फ्लैट्स बना के वो लोग फ्लैट बेचने के लिए सोच रहे हैं। A purchased land for 60 lakh on 1/1/2000 and for the purpose he took loan from a bank for 50 lakh at the rate of 8% per annum। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लैंड परचेस किया है और उसके साथ साथ इन्होंने बैंक से लोन भी लिया। ये किसका डिटेल्स हो रहा है, ए का डिटेल्स हो रहा है, ठीक है। और बोल रहे हैं एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट कौन भरेगा, ए भरेगा, लोन उसने लिया है। ही ऑल्सो पेड रजिस्टरिंग फीस, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी ए ने पे किया ऑन द सेम डे, इसी डेट पे सारा चीज हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है मिस्टर बी सप्लाइड द मेटेरियल्स फॉर 4,50,000 फ्रॉम हिज गोडाउन। अब यहाँ से मिस्टर बी का डिटेल्स, मिस्टर बी ने क्या दिया है, मेटेरियल दिया है अपने गोडाउन से। एंड फर्दर ही परचेज द मेटेरियल फॉर 5 लाख फॉर द जॉइंट वेंचर। और भी बाकी खरीदा, एक तो उनके पास पड़ा हुआ था तो उन्होंने दे दिया, बाकी जो है उन्होंने खरीदा है 5 लाख का। मिस्टर सी मीट ऑल अदर एक्सपेंसेस जैसे कि एडवर्टाइजिंग, लेबर एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस व्हिच टर्न आउट टू बी 9 लाख। तो मिस्टर सी ने बोला है कि ये खर्चा किया, एडवर्टाइजिंग, लेबर, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जिसका टोटल खर्चा निकल के आ रहा है 9 लाख, ठीक है। तो सबका अपना अपना खर्चा बताए। ए ने ये चीज दिया, इतना इतने रुपए का। ए ने क्या दिया, लैंड दिया, लोन लेके कैपिटल दिया, ठीक है, और जो है रजिस्ट्रेशन फीस दिया उस लैंड का। बी ने क्या दिया, गोडाउन से मटेरियल दिया और कुछ खरीद के भी मटेरियल दे दिया। सी ने एडवर्टाइजमेंट, लेबर, ये सब का खर्चा किया, 9 लाख रुपए का खर्चा होगा। On 30th June 2001, each of the venturer agreed to take away one flat each to be valued 10 lakh each, 10 lakh each flat। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग सबको एक एक फ्लैट लेंगे जो कि 10 लाख है, मतलब गुड्स टेकन ओवर है। एंड रेस्ट वेयर सोल्ड बाय देम एज फॉलोज, और बाकी बेच देंगे, तीनों एक एक फ्लैट लेंगे और बाकी जो फ्लैट बचेगा वो बेच देंगे। अच्छा, अब कैसे बेचा है, मिस्टर ए ने बेचा है 40 लाख का फ्लैट, मिस्टर बी ने बेचा है 20 लाख का फ्लैट। Loan was repaid on the same day by Mr. A along with interest and net proceeds were shared by the partners equally। तो मिस्टर ए ने अपना लोन रीपे कर दिया जो उन्होंने लिया था जॉइंट वेंचर के लिए, और उसके बाद इन्होंने अपना प्रॉफिट लॉस बिजनेस का कैलकुलेट किया और सभी ने अपना अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है वो टेक ओवर कर लिया है इक्वली, ठीक है। हमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच को वेंचरर। तो हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, कॉन्सोलिडेटेड पीएल, और क्या प्रिपेयर करने बोला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच को वेंचर। मतलब ए अपने बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, बी अपने बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, सी अपने बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये अकाउंटिंग मेथड फॉलो होगा तो मुझे बोलो कौन सा जो है हमें फॉर्म दिया गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर को बताता है, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, या फिर जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। पहला बात है, देखो हमें ऐसा सोचना है, क्या इन्होंने पहले, देखो पहले ये अगर एलिमिनेट होता है ना तो इसको एलिमिनेट करने का कोशिश करो। तो हम एक एक करके हिंट्स दे रहे हैं। पहले यहाँ पर बोलो क्या एबीसी तीनों मिलके जो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, क्या उसके लिए उन्होंने कोई सेपरेट एंटिटी बनाया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते उसका नाम ये देते उसके थ्रू से ये जो है फ्लैट बनाने का काम करेंगे, क्या ऐसा इन्होंने कुछ किया है? अगर किया है तो फिर जेसीई होगा, न्यू एंटिटीज क्रिएटेड। क्या इसमें न्यू एंटिटी क्रिएट हुआ है? नो मैम। नहीं, तो फिर ये वाला तो होगा नहीं, बच्चा ये दो, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों में मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों में यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है? मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन लेकिन बता दिया है, क्वेश्चन जो पता है उससे पता चल रहा है हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कंसोलिडेटेड पीएल और ईच को वेंचरर अपने बुक्स में एक जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, वो कौन से मेथड में था पहले ये बताओ। ये जो मैंने जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन।
हाँ, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, वहां पर था ये चीज कि कंसोलिडेटेड पीएल बनाओ और ईच को वेंचर अपने बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। तो इतना हिंट्स हमारे लिए काफी है समझने के लिए कि हमें कौन सा मेथड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग एक एसेट बना रहे हैं, क्योंकि फ्लैट बनाने का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है एसेट तो बना रहे हैं, लेकिन ये एसेट कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या ये बहुत बिग आइटम हो सकता है? मतलब देखो, हमें दो चीज देखना पड़ेगा। पहला बात है क्या बिजनेस करने के लिए ये लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं या अपना अपना एसेट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो देखो। बोलो, क्या जॉइंट वेंचर में एंटर करने के लिए ये लोग जॉइंटली कोई एसेट खरीद के उसको सबको मिलके यूज करके वेंचर को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अपना अपना एसेट दे के वेंचर को परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब एसेट हो मैम या कोई भी अपना एसेट तो कंट्रीब्यूशन। दे रहा है। हाँ, अपना ही तो एसेट दे रहा है। ए क्या दे रहा है? ए अपने आप खरीद के, ठीक है खुद के पास नहीं था, खरीद के दे रहा है। लेकिन जब खरीद लेता है, लोन लेके बैंक से, जो है लोन का पैसा खुद पे किया, लैंड परचेज किया, तो अपने पॉकेट से दिया, तो ए का ही तो वो लैंड हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अब इस पे सिर्फ जाने से नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसका मतलब ही जेसी है, ऐसा नहीं है। हमें सारी चीज को पढ़ लेना है, ठीक है, सारा मैच होना चाहिए। क्या ये अपने अपने एसेट को दे रहे हैं? बिल्कुल। ये कोई एसेट खरीद के फिर उस एसेट को सबको यूज करके बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये लोग अपना अपना एसेट दे रहे हैं। और ये लोग क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे? फ्लैट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कंस्ट्रक्शन जरूर है, फ्लैट बनना भी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये लोग जो है एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ज्वाइंटली जो है ये लोग फ्लैट बनाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट किया है। देखो वो भी बोला है कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और सेल करेंगे फ्लैट्स को। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो। और यहाँ पर बोला है सारी चीज करने के बाद जो एक्सपेंसेस है और जो इनकम होगा, इनकम कैलकुलेट करने के बाद वो जो है ये एग्रीड रेशियो में शेयर कर लेंगे। और सबसे जो मेन पॉइंट है जो हमें ये बताता है कि ये मेथड हमारा यही है, वो ये मेथड बता, ठीक है, कि कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनाओ और ईच को वेंचर अपने बुक्स में जॉइंट वेंचर बनाएगा, वो वाला मेथड बता। ठीक है, तो हम लोग वो वाला मेथड करेंगे। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इलास्ट्रेशन। तो सबसे पहले बनेगा कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। ठीक है, कैसे बनाएंगे? पीएल जैसा बनता है, पीएल में क्या क्या रहता है? इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने डेबिट, यहाँ क्रेडिट, पर्टिकुलर्स वगैरह तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, मतलब लिख लेना चाहिए एग्जाम में जब करोगे। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबका सेल लिख देते हैं। ठीक है, सबका सेल लिखेंगे, सभी ने सेल किया था, कौन कौन? बोलो ए बी सी पर लिखा हुआ, यहाँ से देख के ही तुम लोग को बताना है तीनों ने क्या क्या सेल किया। सेल मतलब आउटसाइडर से, बोलो क्या क्या, कितने कितने रुपए का सेल किया? यही दिया हुआ है। मैम 40 20 10 लाख। हाँ, ये यहाँ पर दिया है, सोल्ड बाई देम ऐसे करके दिया, 40 20 और 10, तो यहाँ पर लिखते हैं 40 लाख 70। अच्छा, क्या उन्होंने कुछ गुड्स टेक ओवर किया है? मतलब खुद को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक कम होना सेल होता है, इधर लिखते हैं। और अगर ये हो गया आउटर सेल, अब खुद को सेल, खुद को सेल इन द सेंस जो बच गया लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, हाँ बोला तो था कि सभी को एक एक करके फ्लैट टेक ओवर कर रहे हैं, तो फ्लैट टेकन ओवर सभी ने किया था। याद है क्वेश्चन में कितने रुपए का फ्लैट सभी ने टेक ओवर किया था? सेम वैल्यू था, याद है? वैल्यू याद है जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे? आई थिंक 10 लाख था। हम्म, ये रहा, ये रहा 10 लाख ईच। ठीक है, तो सभी ने 10-10 लाख का फ्लैट टेक ओवर किया। तो ये हो गया 30 लाख। ठीक है, अच्छा, और इधर क्या लिखेंगे? इधर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ए का एक्सपेंसेस देखते, पहले ए के बारे में दिया था, ए ने लैंड परचेज किया, तो लिखेंगे टू परचेज ऑफ लैंड। अब ऐसा मत सोचो कि लैंड तो फिक्स्ड एसेट है, उसने परचेज किया,
यहाँ उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट क्या है, या तो उसके लिए वो मेटेरियल जैसा हो गया ना भाई, अगर मुझे बिल्डिंग फ्लैट कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे लैंड तो खरीदना ही पड़ेगा, तो लैंड उसके लिए ऐसे भी जो बिल्डिंग बनेगा वो भी उसके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं, वो उसके लिए स्टॉक है, बेचेगा। अब स्टॉक को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी चाहिए वो तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, ये उसके लिए फिक्स्ड एसेट होता तो वो बेचता थोड़ी। ये उसके लिए क्या है, करेंट एसेट की तरह ही है कि लिया है ताकि वो बिजनेस में उसे यूज कर सके, ठीक है। तो लैंड परचेस किया है 60 लाख। अच्छा, ए ने और क्या खर्चा किया, एक लोन लिया था, ये देखो, लोन लिया था 50 लाख का। तो लोन का क्या लिखेंगे, क्या लोन लिखेंगे कि इसका इंटरेस्ट लिखेंगे, बोलो। मतलब लोन तो रीपे होता है, तो ए का खर्चा क्या है, वो लोन का खर्चा है कि इंटरेस्ट का खर्चा है, बोलो। लोन लेने पे क्या खर्चा रिकॉर्ड होता है, अगर आज हम लोग लोन लेंगे तो हमारा पीएल में कौन सा खर्चा रिकॉर्ड होगा। लोन लेने से तो लोन तो लाइबिलिटी में चला जाएगा, लोन तो लाइबिलिटी है, वो तो मैम बैलेंस शीट इंटरेस्ट। में, हाँ वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये मत सोचो फिर लैंड क्यों बैलेंस शीट में नहीं गया, क्योंकि क्या यहाँ पर लैंड उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, मुझे ये चीज बताओ। अच्छा मुझे बोलो, जो फ्लैट बना के वो बेचेगा, क्या फ्लैट उसके लिए फिक्स्ड एसेट है। नो मैम। नहीं, तो फ्लैट को बनाने के लिए वो जो जो चीज खरीदेगा क्या वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट होगा। हाँ, अगर कोई प्लांट मशीनरी खरीद रहा है वो बात अलग है, उसको यूज किया, लेकिन क्या लैंड को दोबारा वो यूज कर सकता है। प्लांट मशीनरी अगर हुआ कि मान लो बिल्डिंग फ्लैट बनाने के लिए कोई प्लांट मशीनरी खरीदा है, तो उसको दोबारा किसी काम में वो यूज कर सकता है, उसे वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन जो लैंड खरीद के जिसके ऊपर वो बिल्डिंग बनेगा और उसमें फ्लैट्स बनेगा, क्या वो लैंड दोबारा वो इंसान यूज कर पाएगा, क्या वो उसके फिक्स्ड एसेट के नेचर का हुआ, मुझे ये चीज बोलो। नो मैम। नहीं, तब वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, अगर होता तो बैलेंस शीट में ही लिखते ना। तो ऐसा मत सोचो कि लोन नहीं लिखा यहाँ और लैंड लिख दिया, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का कंसेप्ट यहाँ डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो लोन तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन लोन का इंटरेस्ट यहाँ पर जरूर लिखना होगा। तो इंटरेस्ट बता सकते हो कितना होगा। 50 लाख का लोन था, कब लिया गया था, 1101, बोलो कितना होगा। मैम 40,000। 40,000। अच्छा, 8% करके कितने मंथ का लगा रहे हो। मैम 12 months। 12 मंथ, 50 लाख। अच्छा, जब कुछ बोला नहीं है तो हमें आई थिंक इसे मार्च तक का मानना चाहिए। देखते हैं एक बार, मार्च तक का मानो तो मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है मार्च में, ऐसा मान के देखते हैं कितना आ रहा है, ये तो पता चल जाएगा कितना माना है यहाँ पर। अच्छा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखो यहाँ पर लोन लिया था। अच्छा, थोड़ा सा मेरे से गलत हो जाता अभी, देखो याद आ गया मुझे, देखो यहाँ लोन लिया था, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, फ्लैट टेक ओवर किया, ईच फ्लैट एंड रेस्ट जो है बेचा इन्होंने, इतना इतना लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डे, मतलब इस दिन लोन भी रीपे हो गया, तो इंटरेस्ट उतने दिन का ही देना पड़ा होगा। यहाँ पर लोन लिया था और लोन रीपे कब हुआ, बोल रहा है उसी दिन रीपे हुआ जब इन्होंने एक एक करके जो है अपने नाम पर 10 लाख 10 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया, और बाकी फ्लैट्स बेचा, किसी ने 40 लाख का बेचा, किसी ने 20 लाख का, किसी ने 10 लाख का, और उसी दिन लोन भी रीपे हुआ। तो लोन का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से यहाँ तक चला, तो कितना टाइम होता है। 6 months मैम। हाँ, तब तो 6 मंथ्स का लगाना पड़ेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी में ऐसे दिया है तो हमें वैसे ही करना है, तो देखो कितना होता है। 2 4 मतलब 2 लाख हो रहा है शायद, हाँ मैम 2 इंटरेस्ट लाख। है। हाँ। अच्छा, अब देखते हैं और इन्हें क्या खर्चा किया है, रजिस्ट्रेशन फीस 60,000।
अच्छा, और तो ए का कोई खर्चा नहीं। अब बी ने मेटेरियल का खर्चा किया, पहले तो गोडाउन से दिया, उसके बाद उसके पास नहीं था तो खरीद के दिया, हम दोनों को टोटल करके ही लिख देते हैं। बी का मेटेरियल का खर्चा 4,50,000 और उसके बाद 5,00,000, दोनों मिला के लिख देते हैं 9,50,000। कुछ अलग नाम तो है नहीं, मेटेरियल ही है, तो दोनों को मैंने एड ऑन करके लिख दिया, ठीक है। और 2 हो जाएगा यहाँ पर सी मेड ऑल अदर एक्सपेंसेस, 2 यहाँ पर हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। बाकी जितने भी खर्चे थे वो सी ने किया, जो कि 9,00,000 का, ठीक है, और कोई खर्चा नहीं था। अब ये सबको जोड़ के हमें देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। ये हो गया 100,00,000, तो कितना आएगा? 100,00,000 62,00,000 प्लस 60 प्लस 9,50,000 प्लस 9,00,000, 81,10,000 माइनस 100,00,000, मतलब 18,90,000 आ रहा है। अब तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक एक जन को कितना करके मिलेगा? ए बी सी तीनों को कितना करके मिलेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, ये रहा इक्वली। तो डिवाइडेड बाय कितना करें? 3 मैम। 3। तो 6,30,000 करके होगा एक एक जन के शेयरिंग में। तो बन गया, आसान है। अब बनाना है इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ सी जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, ये जो मिला के हम लोगों ने ए का डिटेल्स, बी का डिटेल्स, सी का डिटेल्स लिखा है, सबका सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ से सिर्फ ए पॉइंट पिक करेंगे, यहाँ से सिर्फ ए पॉइंट, ये सब पिक करेंगे, ठीक है। मतलब ए रिलेटेड सारा डेटा ए में चला जाएगा, बी रिलेटेड सारा डेटा बी में चला जाएगा, सी रिलेटेड सारा डेटा सी में चला जाएगा, ठीक है। जो टू साइड है टू साइड, जो बाई साइड है वो बाई साइड, बिकॉज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी हम लोग का क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट यानी पीएल अकाउंट के तरह ही होता है। तरह नहीं, पीएल अकाउंट ही है मान के चलो, ठीक है, बस नाम है ज्वाइंट वेंचर। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल 40,00,000, बाई फ्लैट टेकन ओवर 10,00,000। किसके यहाँ पर लिखेंगे? ए के यहाँ पर। तो हम पहले ए वाला ही लिख रहे हैं, बाई सेल्स 40,00,000। अब यहाँ ब्रैकेट में और ए लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ए ये तो ए का ही बुक्स है ना, तो ए के बुक्स में और ए अलग से लिखने का क्या जरूरत है? वहां तो मिला के लिखा हुआ था, तो सबका नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 लैंड 60,00,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,00,000 आया था कैलकुलेट करके, तो वही लिख देंगे। टू रजिस्ट्रेशन फीस 60,000 टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, ये जो है प्रॉफिट ये भी लिखेंगे।
तो प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, ठीक है, 6,30,000। अच्छा, बाद में इसे टैली करेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए एक कंसेप्ट बोला ना कि टैली नहीं होता है, तो वो हम दिखाएंगे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो अभी जो भी है वो लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर बाई सेल्स, बाई फ्लैट टेकन ओवर, टू मेटेरियल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट तो 6,30,000, फ्लैट टेकन ओवर 10 लाख, सेल्स 20 लाख, सेल्स हो जाएगा 20 लाख, और मेटेरियल था 9,50,000, दोनों मिला। बस इसमें और कुछ नहीं था, इसको भी बाद में क्लोज करते हैं, सभी को बाद में ही क्लोज करेंगे एक ही बार में। अच्छा, अब सी का यहाँ पर लिखेंगे, टू अदर एक्सपेंसेस 9 लाख, बाई सेल्स 10 लाख, और बाई फ्लैट टेकन ओवर ये भी 10 लाख था, सी का दोनों ही 10 लाख था। टू प्रॉफिट वो तो सभी का बराबर है 6,30,000, 6,30,000। अब ये मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर एक चीज देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस किसने किया है, जैसे कि बी ने किया है 9,50,000, सी ने किया है 9 लाख, और ए ने किया है 60 लाख, 2 लाख, 60,000, 6,30,000। अगर पूरा ऐड नहीं भी करते तो बोलो तीनों को वेंचरर में सबसे ज्यादा एक्सपेंस किसने किया है इस बिजनेस को चलाने के लिए? मैम सी ने। सी ने? कैसे बोलो, सी ने क्या खर्चा किया है बोलो तो। मैम 9 लाख एक्सपेंस किया ना। और बी ने? मेटेरियल का खर्चा खर्चा नहीं है, वो तो नाम दिया है अदर एक्सपेंसेस, तो मेटेरियल का एक्सपेंसेस क्या है? मेटेरियल भी क्या है? उसने खरीद के दिया, उसने सामान दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे बुक स्टॉल का बिजनेस कर रहे थे तो मैंने अपने पास से बुक्स दिया, तुम लोगों ने पैसा दिया, फिर उस पैसे से बुक खरीद के लेके आके बुक स्टॉल में सजाए, तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास था तो मैंने दिया, तो मैंने कभी तो खरीदा होगा। तो अगर कोई सामान देगा तो क्या वो खर्चा नहीं है? कोई बिजनेस हाँ करोगे मैम। तो कोई अगर कैपिटल दे सकता है कंट्रीब्यूशन के तौर पे, तो कोई काइंड भी तो दे सकता है। तो मेटेरियल तो काइंड में इन्वेस्टमेंट हुआ, तो क्या वो खर्चा नहीं है? ऑब्वियसली ये भी खर्चा है। और ए का खर्चा तो सबसे ज्यादा खर्चा किसने किया है? ए। तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो मुझे नहीं पता। ए का खर्चा कितना है? अभी अगर हम ये वन के एक बच्चे को भी पूछेंगे ना वो बताएगा, इतना बार बोलने के बाद। ए का खर्चा, हाँ मैम ये ए तो का खर्चा। ये बताने में इतना टाइम क्यों लगेगा? ये 60 लाख देख के ही तो पता चलेगा। मैंने अभी भी हिंट्स दिया कि हमें ऐड भी करने का जरूरत नहीं है। ए का 60 लाख देख के तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सबसे ज्यादा खर्चा तो ए करके बैठा है, और 60 लाख से ऊपर करके बैठा है। 60 लाख देखने से भी पता चलेगा, एक का 9 लाख, एक का 9.5 लाख, और एक ने तो 60 + 2 + 60, मतलब 62,60,000 रुपीज का खर्चा करके बैठा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या उसके लिए ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या सभी को बराबर का प्रॉफिट मिला? मैम सेम प्रॉफिट। लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ ना, क्योंकि ए ने ज्यादा खर्चा किया तो ए को प्रॉफिट भी जो है ज्यादा मिलना, मतलब ए। मैम आवाज नहीं आ रहा है। हेलो।
मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? हाँ मैम आ रहा है। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, ठीक है, तो वो मोबाइल नेट से ज्वाइन किया मैंने, देखते हैं कितना तक होता है। और स्क्रीन भी शेयर है, देखो तो। हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम जो बात बता रहे थे, कहाँ चला गया? अच्छा, यहाँ पर हम ये बोल रहे थे कि ए का देखो सबसे ज्यादा खर्चा है, बट ए ने वही प्रॉफिट लिया जो कि बाकी लोगों ने लिया। किसी ने 9 लाख लगा के जो प्रॉफिट लिया, किसी ने 9.5 लाख लगा के भी वही प्रॉफिट लिया, किसी ने 62,60,000 लगा के भी वही प्रॉफिट लिया। तो इसमें क्या होता है, ये आपस में जो है पैसे का लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए बोलेगा कि मुझे बी और सी कुछ अमाउंट दो, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेशन होता है कि कितना देना पड़ेगा, तो वो हम लोग अपना जो है ये इन मतलब क्या बोले इसे, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है इसको क्लोज करेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे अगर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, ये क्लोज करते हैं तो कितना आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर बोलो किधर ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा आएगा। 62,60,000 प्लस 6,30,000 कितना हो जाएगा? 62 और ये 68,30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का ये टोटल लेजर का बैलेंस हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये टोटल खर्चा नहीं है क्योंकि ये तो प्रॉफिट भी जुड़ रखा है ना। तो 68,30,000, तो इधर बैलेंस आ रहा है। बैलेंस कितना आ रहा है, तो इसको बाई लिखेंगे, बाई साइड में आ रहा है, तो बोलो बैलेंस कितना आ रहा है। माइनस करके देखो तो कितना बैलेंस आ रहा है। मैम 18,030 लाख। अच्छा, 18,030, 18,30,000। 18,30,000 ही लिख दिया है, चलो 18,30,000। अच्छा, शायद कुछ अलग आएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत हुआ है क्या। ठीक है, देख लेते हैं। मतलब ए इतना डिमांड करेगा, किससे करेगा? दोनों से कर सकता है, ठीक है। अब किससे करेगा वो हम लोग जब लेजर को क्लोज करेंगे तभी पता चलेगा। चलो बी का लेजर क्लोज करते हैं, तो बी का लेजर में इधर ज्यादा आ रहा है, इधर कितना हो गया 30 लाख, इधर भी हो गया 30 लाख, ठीक है। अब बोलो कितना बैलेंस आ रहा है, तो इधर आएगा तो टू बैंक, मतलब बी को पेमेंट करना है ना। अभी मैंने बोला कि ए को ए डिमांड करेगा, क्यों? क्योंकि उसने खर्चा कम किया। अब तुम लोग को उतना सोचने का जरूरत नहीं, वो तो कंसेप्ट क्लियर के लिए मैंने बोला, तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। जिधर बैलेंस आएगा तो ये किसको पे होगा? पेड टू ए होगा, ठीक है। कैसे पता चला पेड टू ए होगा? अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले दोनों दोनों सभी लेजर को अगर क्लोज करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सी को क्लोज करेंगे तो किधर बैलेंस आ रहा है, इधर आ गया 20 लाख, ठीक है। अगर हमें ये नहीं समझ में आएगा कि किसे पे करना है, मान लो तो हमारा किधर बैलेंस आ रहा है वो तो पता कर लेंगे, तो मैंने ये एक बार हटा दिया समझाने के लिए। तो इधर बैलेंस आएगा, देखो इधर, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है बैलेंस, इसका कितना आ जाएगा 20 लाख, और ये हो गया 15 लाख समथिंग। तो कितना आएगा बोलो तो, कैलकुलेट कर सकते हो? देखो हाँ बोलो। मैम 4,70,000। 4,70,000, ठीक है, ये सही आया है 4,70,000, ठीक है। ये हो जाएगा पेड टू ए, ठीक है, ये एक हो जाएगा 4,70,000, 20 लाख। अच्छा, कैसे पता चल रहा है ए को ही होगा? क्योंकि अगर मेरा यहाँ पर इतना ज्यादा टोटल है तो इसका मतलब पेमेंट ए को मिलेगा, ठीक है। अब सी भी देगा 4,70,000, तो बाकी जो है बी से जाना चाहिए, तो बी से बैलेंसिंग फिगर करके देखो कितना आ रहा है। तो बी भी किसको देगा? ए को ही देगा, क्योंकि वहां तो पता चल रहा है कि ए को मिलेगा। हाँ बोलो कितना आ रहा मैम है? 14,20,000। 14,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर बी के तरफ से कितना और सी के तरफ से 4,70,000, तो कितना आता है टोटल? ये टोटल शायद गलत आया था, कितना आ रहा है टोटल ये वाला? 18,90,000। हाँ 18,90,000, और वो करने पे ही शायद मैच होगा। मैच नहीं हो रहा है, 68 लाख। अच्छा ये 90 होगा, मैंने शायद ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत कर दिया, इसीलिए गलत आंसर बताया। ठीक है ठीक है, मेरा ही गलती है। ये 68,30,000 नहीं होगा, देखो तो कितना होगा फिर। 62, 68,90,000 हो रहा है ना? हाँ मैम। हाँ, तब
ये आंसर गलत बताया था तुमने, नहीं ठीक है ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली कोवेंचर का अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें टू या बी साइड, टू और बाई साइड मिलेगा। ठीक है, बाई साइड हुआ तो बाई बैंक एंट्री क्या हुआ, बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट वेंचर में ए को पैसा मिलेगा, बैंक डेबिट करेगा ये, और बी क्या करेगा, बैंक क्रेडिट करेगा, मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा, सी को भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने कम खर्चे किए, एक ने 9.5 लाख, एक ने 9 लाख और ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को कंपेंसेट, मतलब बेसिकली ये इनसे डिमांड कर सकता है। तो इस तरीके से लेजर का जो है क्लोजिंग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ए बोलेगा मैंने इतना सारा खर्चा किया, मेरा इतना कम प्रॉफिट, तो इस तरीके से जो है ये एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस करने पे मिसमैच हो रहा है, मतलब इतना इसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा इसीलिए है क्योंकि ए को कम मिला है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ए को चला जाएगा, इसके केस में भी वही, ये एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ए को चला जाएगा, इस तरीके से होगा। तो ये हम लोग का बन गया इलास्ट्रेशन 1। ये देखो यहाँ पर कर रखा है इस तरीके से, ये कर रखा है, रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर बी मिस्टर सी ऐसे करके लिख रखा है। अच्छा, अब हम लोग एग्जांपल्स बाद में करेंगे, एक बार इलास्ट्रेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड डिसाइड टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट ए पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अभी ये जॉइंट वेंचर में क्यों आए, क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक पाइपलाइन जिसके थ्रू से गैस एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय देम, ये लोग उस पाइप को ही मैन्युफैक्चर्ड करने वाले हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड बाय देम, उन्होंने मिलकर ये खर्चा किया है। बिल्डिंग 12 लाख, अब ये बिल्डिंग ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, सी ने खरीदा, ऐसा नहीं बोला है, बोल रहा है कि ज्वाइंटली ये खरीदा है ना। क्योंकि अगर इंडिविजुअली खरीदता तो बता देता कि बिल्डिंग किसने खरीदा है, तो क्या बोला है, इनकर्ड बाय देम, तो इन्होंने बिल्डिंग के लिए खर्चा किया जो कि 5% पे डिप्रिशिएट होगा। पाइपलाइन का 60 लाख का खर्चा हुआ, जो भी डेप्रिशिएट होगा 15% पे। कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदा है, जो भी डेप्रिशिएट होगा 40% पे। एंड वेरियस व्हीकल्स 9 लाख टू बी डेप्रिशिएट 20% पर एनम। They also decide to equally bear the total expenditure incurred on the maintenance of the pipeline. अब वो पाइपलाइन से गैस वो ट्रांसफर करेंगे, अब पाइपलाइन को तो मेंटेन करना पड़ेगा, वो तो मेन है इनके बिजनेस का। अगर पाइपलाइन खराब हो गया तो फिर इनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा भाई। तो पाइपलाइन को मेंटेन करने के लिए इनका ईयरली खर्चा होता है 6 लाख ईच। You are required to show the consolidated balance sheet and extract of the statement of profit and loss account and balance sheet for each co-venturer, each venturer या co-venturer। तो मुझे बोलो ये कौन सा मेथड है, बता सकते हो, इलास्ट्रेशन 2 कौन से मेथड पे जाएगा। जेसीओ, जेसीए या जेसीई। मैम जेसीए जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। हाँ, जेसीए होगा। जेसीए, ठीक है, तो ये जेसीए पे जाएगा। ठीक है, जेसीए पे क्यों, क्योंकि ये लोग ज्वाइंटली एक एसेट को बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि इस एसेट को बनाने का ए का इंडिविजुअल खर्चा, बी का या सी का, ए ने इतने रुपए का चीज दिया, बी ने इतने रुपए का चीज दिया, आप इतना रुपए दिया, ये सब नहीं बोला है। ठीक है, तो ये ज्वाइंटली एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैच कर लो सारी चीजों को। एग्रीमेंट हुआ है ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द एसेट, एसेट मेंटेन करने के लिए ज्वाइंटली ये लोग बोल रहे हैं ना कि 6 लाख ईच करके देने वाले हैं। ओनली एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट एसेट आर शेयर्ड, ये देखो ओनली एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट एसेट, ये 6 लाख ये लोग शेयर करेंगे एग्रीड रेशियो में। ठीक है, हम लोग को प्रिपेयर क्या करके देना है, हमें प्रिपेयर करके देना है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये सब बोला था। देखो ये क्या करना है, उसके लिए मैंने रेफर क्वेश्चन लिखा था, तो इस क्वेश्चन से हम लोग सीख लेंगे कि कैसे करके ये चीज हमें रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा बताते हैं ये कैसे करके होगा। ठीक है, मुझे बताओ कि ये बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पहले ये बताओ बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। 12 लाख पे, 12 लाख पे 5% करके डेप्रिसिएशन 8%। कितना कितना हो जाएगा, 60,000। हाँ मैम 60,000। ठीक है, हाँ, और बुक वैल्यू उसके बाद बिल्डिंग का क्या बचेगा, 60,000 लेस करके बताओ। मैम 11 लाख 12 लाख माइनस 40,000। 60, हाँ, 11,40,000। ठीक है,
अच्छा, और पाइपलाइन 60 लाख, उसका डिप्रिशिएशन होगा 15%। तो बोलो 60 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 9 लाख, है ना? बुक वैल्यू बताओ। 60 लाख माइनस 9 लाख, मैम 51 लाख। 51 लाख, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख, 3 लाख वाला 40% करके कितना डिप्रिशिएशन होगा? 12 12,000। 12,000, और बुक वैल्यू कितना बचेगा? 3 लाख माइनस 12,000 मैम कितना होगा? 1,80,000। 12,000 हो रहा है कि 1,20,000 हो 2,88,000। रहा है? नहीं, 1,80,000 होगा आई थिंक, सॉरी 1,20,000 होगा। 3 लाख का 40%, तो बुक वैल्यू 1,80,000 आएगा। और 9 लाख का 20%, ये वेरियस व्हीकल, इस पे डिप्रिशिएशन, और इस पे डिप्रिशिएशन के अलावा बुक वैल्यू। बोलो इस पे डिप्रिशिएशन क्या होगा? 1,80,000। 20% करके 1,80,000। अच्छा, और इसका बुक वैल्यू 7,20,000। 7,20,000, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, सारे डिप्रिशिएशन को ऐड करो, टोटल डिप्रिशिएशन बताओ कितना। टोटल डिप्रिशिएशन मतलब 60,000, 9 लाख और 1,80,000, बोलो कितना हो रहा है? 10,80,000 प्लस 60 कितना हो जाएगा? मैम 11,40,000। 11,40,000, ठीक है। टोटल डिप्रिशिएशन 11,40,000, 60,000, 9 लाख और 1,80,000, और इधर एक है 1,20,000। ये तो 3 लाख हो जाएगा, 1,20,000 और 1,80,000, 3 लाख, 9 और 3 12 लाख, 12 लाख, और इधर हो गया 60 लाख, तो 12,60,000। 12,60,000। हाँ, 12,60,000, ठीक है। और बुक वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? बुक वैल्यू टोटल, अच्छा ठीक है, बुक वैल्यू टोटल कर लोगे। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस को वो लोग एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। एग्रीड रेशियो अगर इक्वल है तो बिल्डिंग का जो डिप्रिशिएशन है और उसका जो बुक वैल्यू है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि बुक वैल्यू को डिवाइडेड बाय 3 करो तो बिल्डिंग का बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? मैम 3,80,000। 3,80,000, ठीक है। तो बुक वैल्यू में सबका हिस्सा कितना होगा? 3,80,000, मतलब बैलेंस शीट में सभी के लिए ये जो बुक वैल्यू है बिल्डिंग का, वो कितना करके दिखेगा? 3,80,000 करके, ठीक है। कंप्यूटर का बुक वैल्यू भी हमें डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। कंप्यूटर का बुक वैल्यू, कंप्यूटर था एक हम लोग का यहाँ पर 1,80,000। कंप्यूटर, हाँ 1,80,000 करके था, तो डिवाइडेड बाय 3 करने से 60,000 करके, है ना? 60,000 करके होगा डिप्रिशिएशन का खर्चा। और बुक वैल्यू डिवाइड करोगे 3 देके, तो फिर यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? आई थिंक 3, 3 2 6, 3 4 12, 2,40,000 ऐसा करके होगा। तो 2,40,000। बेसिकली हमें, हाँ बेसिकली हमें क्या करना है ना, ये जितने भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट आए सभी को डिवाइडेड बाय 3, और जितने भी डिप्रिशिएशन आए, क्योंकि खर्चा तो एक ही दिया हुआ है डिप्रिशिएशन, और तो कोई खर्चा नहीं है, सभी को डिवाइडेड बाय 3 करना है, फिर उसको दिखाना है। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये शेयर कैपिटल बाद में समझ में आएगा। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 3,80,000 करके, कैसे? ये जो 11,40,000 बुक वैल्यू था उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, ये देखो, ठीक है। ये जो प्लांट मशीनरी 51 लाख आया उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, एबीसी तीनों का रहेगा। ये देखो कंप्यूटर 1,80,000 आया था, यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को रेड कलर से, उसको डिवाइडेड बाय 3। व्हीकल 7,20,000 आया था, उसको डिवाइडेड बाय 3। ये सब ऐड करने से बैलेंस शीट में पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखेगा, जिसका टोटल 71,40,000 होगा, और वही इनका
का शेयर कैपिटल हो जाएगा। मतलब कैसे डिवाइड करना है वो मैंने बताया। एक्सपेंसेस में सिर्फ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन सब मिला के आया होगा, ऐड किया था तुम लोगों ने 12,60,000। अब 12,60,000 को डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आई थिंक ये आता है 4,20,000। तो ये देखो 4,20,000 यहाँ पर दिखाए डिप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसके अलावा ये 2 लाख करके पाइप को ऑपरेट करने का एक्सपेंसेस इनकट करेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअली भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम नेक्स्ट दिन बता देंगे कैसे करके होगा, बट इस क्वेश्चन में तुम लोग को निकाल के क्या रखना है वो मैंने बता दिया। हर एक एसेट का डिप्रिसिएशन और उस पे तीनों का प्रोपोर्शन तो कुछ भी नहीं, जितना डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 3, जितना बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई 3। बुक वैल्यू बैलेंस शीट में काम आएगा, डिप्रिसिएशन जो है वो हमारे एसेट सॉरी पीएल में काम आएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा इतना ही करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया है तो ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा लैपटॉप भी, और जो है मोबाइल नेट भी ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट ये तुम लोग थोड़ा करके रखना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2। हाँ इलस्ट्रेशन 2, ठीक है मैम, बाय मैम। ठीक।